नमस्कार, मैं उमेश गुप्ता टीवी 27 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह जी। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में हमें समय दिया और गुफ्तगू करने की परमिशन दी, उसके लिए हम आभार प्रदर्शित करते हैं। बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आज जो कुछ हम बातें दर्शक दीर्घा में करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 2025 प्रारंभ हो चुका है। एम्स भोपाल जो है उसका क्या विजन है आगे, उसको क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं? देखिए, जैसे आपको पता होगा कि एम्स दिल्ली के बाद जो नया एम्स बनाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसका वजह ये थी कि जो रीजनल इम्बैलेंस थे मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट में, उसके लिए मरीजों को बहुत दूर दूर से दिल्ली भागना पड़ता था। उस परिप्रेक्ष्य में ये नए एम्स बनाए गए, जिसमें भोपाल भी अपने आप एक ऐसा संस्थान बना। मुझे खुशी है कि हमारे एम्स भोपाल में लगभग न सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया से पेशेंट्स इलाज के लिए आते हैं। तो हमारा 2025 का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी जो मरीजों के बीच में हमने एक विश्वास जगाया है, उस विश्वास को हम बनाए रखें। गुणवत्तापूर्ण इलाज हम मरीजों को दे पाएँ, जिससे हमारा इंस्टीट्यूट और मध्य प्रदेश एक मेडिकल ट्रीटमेंट टूरिज्म हब बन सके और मरीज़ अच्छे से अच्छे इलाज को अच्छे से अच्छे प्रकार से सस्ते से सस्ता इलाज कर सकें। ये हमारी प्राथमिकता है। और मेडिकल एजुकेशन में भी नए आयाम एम्स भोपाल 2025 में, जिसमें रिसर्च से संबंधित, पीएचडी से संबंधित बहुत सारे पैरामेडिकल और नर्सिंग से संबंधित नए कोर्सेज शुरू करने के लिए हम लोग जो हैं हमने कोशिश की है, जिसका परिणाम जल्दी ही पूरे समाज को दिखाई पड़ेगा। सर, अब जब हम एम्स की बात करते हैं एक आम परिदृश्य में, आम प्रोस्पेक्ट में, तो एक वेल इक्विप्ड, वेल फैसिलिटेट अस्पताल की इमेज हमारे साथ में, हमारे दिमाग में एक बनती है। लेकिन साथ ही यह इमेज भी कैरी होती है कि वह एक सरकारी अस्पताल है। तो इसको कैसे कोप अप करते हैं? क्या इस पे आप क्या कहना चाहें? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि एक आम धारणा है मरीजों की कि सरकारी अस्पताल है, भीड़ बहुत होगी और दवाइयाँ ठीक से समय पे नहीं मिलेंगे, लोग ठीक से बात नहीं करेंगे। इस पूरी धारणा को हम लोग एज ए टीम एम्स भोपाल इस पे काम कर रही है। शायद आप लोगों को जानकारी के लिए, आप सबको पता हो शायद, कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए पहले आज से 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, उससे पहले एक लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, और आज की तारीख में हमने ऐसी व्यवस्था की है कि जो रजिस्ट्रेशन है, लोग अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सीधे उस कागज़ को लेके आएँ और हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो रजिस्ट्रेशन अब आप देखेंगे तो हमारे यहाँ लाइन नहीं है। इसी प्रकार से पेमेंट के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ हमने जितने यूपीआई है वो सब हमने एक्टिवेट किए हुए हैं, और साथ में जो मरीज़ भर्ती है उसके लिए हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड भी, एडवांस पेमेंट कार्ड भी हमने इशू किया हुआ है कि आपको लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन काउंटर, 14 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और विशेष रूप से जो ग्रुप होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए अलग से हम लोगों ने जो है अलग अलग काउंटर बना रखे हैं, जिससे भीड़ नहीं होती है और लोगों को आसानी होती है। और जहाँ तक जांच का सवाल है, उसके लिए भी पहले हमारे यहाँ पे एक ही जगह पे सारे ब्लड वगैरह लिया जाता था। अब हमने उसको 24 इस तरीके के काउंटर हर जगह, हर ओपीडी में कर दिया है कि उसको ओपीडी से कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब ये चैलेंजेस जो हैं, आपने एक इमेज बदलने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। यदि आंकड़ों की माने तो अमूमन एक एमबीबीएस स्नातक को तैयार करने में एम्स लगभग 2.25 करोड़ के आसपास का खर्चा करता है। फिर भी यह देखा गया है कि लोग बाहर भी पढ़ने जाते हैं, विदेश में भी पढ़ने जाते हैं। तो ये प्रतिभा का माइग्रेशन क्यों है? क्या ट्रस्ट पे कहीं कुछ सवाल है क्या? मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि एक एमबीबीएस डॉक्टर से सिर्फ 5,000 रुपया लिया जाता है। और आपने सही बताया कि करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है इस उद्देश्य से कि ये जो डॉक्टर्स बन के हमारे
जो हमारा समाज है, हमारे जो नीडी पेशेंट्स हैं उनको देगा। लेकिन जहाँ तक आपने बोला कि बाहर जाते हैं, देखिए ट्रेनिंग के लिए यदि उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे यहाँ नई एडवांसेस हो रहे हैं उसको जाएं और 6-8 महीना 1 साल करके वापस आ जाएं, तो उसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि सबको अपना अधिकार है अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत हैं जो यहाँ से बाहर जाके बस जाते हैं, और जो सरकार ने और जो टैक्स पेयर ने जो खर्चा उन पे किया है उसका लाभ फिर हमारे समाज को नहीं मिलता है, तो मैं उसको गलत मानता हूँ। सिद्धांती ये मेरा अपना पर्सनल सिद्धांत है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा परसेप्शन की कमी है। लोगों को ये लगता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो शायद उतनी अपडेटेड नहीं है, तो हम एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग लगातार जो हमारे समाज की नीड्स हैं उसके हिसाब से हम अपने कैरिकुलम को चेंज करते रहें। ये फिक्स नहीं होना चाहिए। अभी तक क्या होता है कि हम लोग एक बना बनाया कैरिकुलम होता है और बिना दिमाग लगाए उसको हम वैसे ही फॉलो करते हैं। तो ये इनिशिएटिव सर कब लिया जाएगा कि हम इस तरह से अपग्रेडेड वर्जन? वही मैंने बोला, एम्स भोपाल में ऑलरेडी हम लोगों ने कैरिकुलम, जो हमारा एनएमसी का जो कैरिकुलम है वो हमने बेस बनाया है, उसके बाद हम लोगों ने उसको अपलिफ्ट किया है अपने ही स्टूडेंट से फीडबैक लेके और अपने फैकल्टी से फीडबैक लेके। तो हम लोग उन कई सारी चीज़ों को भी हमने इंक्लूड किया अपने कैरिकुलम में, जो कि एनएमसी से कैरिकुलम से, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे सिकल सेल एनीमिया है वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो यदि यहाँ पे आने के बाद बच्चों को हम उसको बारे में ना बता पाएँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो नाइंसाफ़ी होगी। तो हम लोग कैरिकुलम पे हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया, करते हैं, लेते हैं। इसी संदर्भ में बढ़ें आगे, तो वन स्टेट वन हेल्थ जी पे बातें चल रही हैं, तो इस पे क्या रणनीति है, आप क्या इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, मुझे बहुत खुशी है इस बात को बताने के लिए कि शायद एम्स भोपाल पहला ऐसा एम्स है और उस प्रकार से मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जिसमें वन स्टेट वन हेल्थ और वन इमरजेंसी, ये हम लोगों ने सिद्धांत शुरू किया है पॉलिसी जी। और इस पॉलिसी का जो विशेष रूप से हमने बनाई कैसे, इसमें हमने एमपी मध्य प्रदेश के 25 से ज़्यादा मेडिकल सेंटर, जो कि सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट सब थे, उनके हम लोगों ने डीन्स को बुलाया। हम लोगों ने ऐसा आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसीज़ हैं जिसमें तुरंत इलाज मिलना चाहिए, नहीं तो वो गंभीर हो सकती हैं। तो हमने उसमें 25 को आइडेंटिफाई किया। उन 25 पे हम लोगों ने साथ में बैठ के एक कॉमन एसओपी बनाई, और वो एसओपी आईसीएमआर ने जो एसओपी बना रखी है उससे और एडवांस करके हमने दिया। और हम लोगों ने ये देखा और ये सोचा कि यदि पीएससी पे है तो वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होंगी, तो कौन सा इलाज, कितना इलाज पीएससी लेवल पे हो सकता है, उसके बाद यदि ये लक्षण हो तो आपको उसके ऊपर आपको भेजना है। सीधे पीएससी से वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ना आके सीधे एम्स आ जाएगा, तब भी गलत है। तो हम लोगों ने ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए कि यदि कुछ भी हो, और उसके लिए हमने ट्रेनिंग, सबसे ज़रूरी होता है जो चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सिज हों, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, उनकी हमने ट्रेनिंग करनी शुरू की, जिससे कि वो जब अपने पेरिफेरी में जाके अपनी इलाज करें तो उनको वो बेसिक इलाज मालूम होना चाहिए कि जो एम्स में होता है। जिसका अर्थ ये है कि यदि आपने सही इलाज जो एम्स में होता है आपने अपनी जगह पे शुरू कर दिया, तो यदि पेशेंट आएगा भी तो रिकवर होता हुआ आएगा, वो जो टाइम गैप है उससे मरीज के इलाज में नुकसान नहीं होगा। तो ये परिकल्पना से हम लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की रियलिटी कितनी है? इसमें काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों ने एम्स भोपाल ने एमपी में 2 जगह, सतना और विदिशा में हम लोगों ने एक ईआईसीयू शुरू किया है। और ईआईसीयू ये होता है कि वहाँ पे जो अति गंभीर मरीज हैं आईसीयू में जो भर्ती हैं उनको सलाह लेने के लिए, क्योंकि वहाँ थोड़े से स्पेशलिस्ट कम होते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर्स वहीं से हमको हमारे विशेषज्ञों से 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जिससे मरीज का इलाज, हम बेहतर इलाज जो हमारे यहाँ हो सकता है हम वहीं बता देते हैं, वो वहीं हो जाता है, तो उनको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है।
ट्रेनिंग हम लोगों ने डॉक्टर्स की, नर्सेज की, पैरामेडिक की ऑलरेडी शुरू कर दी है और वो लोग अपने यहाँ जाके फिर कर रहे हैं, तो हम लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ चार्ट पे यू आर सेटिस्फाइड दैट की द असेंडिंग ऑर्डर देखिए, में? सेटिस्फाइड यदि हो जाएंगे तो आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, तो सेटिस्फाइड तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कम समय में जितना हमें अचीव करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि हमने किया, लेकिन अभी रास्ता बहुत आगे है और हमें आगे जाना है। जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब का एक विजन है कि स्वस्थ भारत विकसित भारत, इसमें एम्स की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है स्वस्थ भारत के लिए? देखिए, एम्स की बहुत बड़ी भूमिका है और वो मुझे ऐसा लगता है जो स्वस्थ भारत का परिकल्पना माननीय मोदी जी ने किया है, उसमें कहीं ना कहीं हमको प्रिवेंशन, रोकथाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एम्स भोपाल जो है, रोकथाम के लिए जो पब्लिक अवेयरनेस है, सेंसिटाइजेशन है, और उस पे हम लोग बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 या 3 हमारे कैंप्स जो है वो गांव में जाके लगते हैं, और वो कैंप जो होते हैं वो स्क्रीनिंग कैंप होते हैं। जैसे कि टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना है, उसमें हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। आपको पता होगा महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है, उसकी स्क्रीनिंग हम वहीं जाके करते हैं। महिलाओं को, आशा वर्कर्स को हम लोग से सिखाते हैं कि कैसे गांव की महिलाएं सेल्फ एग्जामिनेशन से कोई भी ऐसी गांठ बने स्तनों में तो वो पहले से उनको पता लग जाए, लक्षण क्या होते हैं ये हम उनको बताते हैं। तो ये प्रयास स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना माननीय मोदी जी की है, उसमें हम लोग अपना छोटा सा सहयोग दे रहे हैं, और साथ में ही हम अपनी नॉलेज को, अपने डॉक्टर्स की नॉलेज को और हमारी टेक्निक्स को हम लोग अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि यदि पेशेंट को यहाँ आना पड़े तो हम लेटेस्ट जो हैं इलाज कर सकें। लेकिन सस्ता इलाज भी हमारा परिकल्पना में है कि हर आदमी अफोर्ड कर सके। तो आयुष्मान, जैसे अभी माननीय मोदी जी ने 70 से ऊपर हर नागरिक को उन्होंने आयुष्मान में शामिल किया है। हम लोगों ने ये निश्चय किया है और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं कि 70 से ऊपर जितने मरीज हमारे यहाँ भर्ती होते हैं उसको हम कंपलसरी आयुष्मान अपनी तरफ से बना देते हैं, चाहे वो कहे चाहे ना कहे। वेरी गुड इनिशिएटिव। तो हम लोग अपना बना देते हैं। तो धीरे धीरे एक ऐसी चीज है जिसमें हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। भारत एक विशाल देश है, जैसा कि आपने स्वस्थ भारत की परिकल्पना पे आपने बताई बातें को, तो जो हमारे मैन पावर रिसोर्सेस हैं, साथ में संसाधन जो हैं, क्या उन पे तारतम्य बना हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि हम मैन पावर रिसोर्सेस से जूझ रहे हों या कि अन्य रिसोर्सेस, इक्विपमेंट के रिसोर्सेस से जूझ रहे हों और ये परिकल्पना को पूरा करने में हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, भारतवर्ष में जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हमेशा सरकारी अस्पताल जो कि फ्री इलाज देने के लिए बनाए गए हैं या कम सस्ते इलाज के लिए बनाए गए हैं, उस पे प्रेशर जो है वो कहीं ज़्यादा है मरीजों का। और गंभीर मरीज यूजुअली ऐसे ही सेंटर जैसे एम्स है उसमें आते हैं। तो मरीजों की संख्या, जैसे शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया था लगभग 2000 मरीज ओपीडी में रोज आते थे, आज हम लोग 8 से 9000 प्रतिदिन देख रहे हैं। इतना जो जंप हुआ है उस हिसाब से हमारे पास मैन पावर तो नहीं बढ़ी, लेकिन हम तब भी हमने देखने का टाइम बढ़ा दिया, हमने नंबर ऑफ ओपीडी बढ़ा दी, उसी से हम लोग एक तालमेल कर रहे हैं। लेकिन मैन पावर मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार है वो बहुत ही सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है बजट में सर। तो इस दिशा में भी वो ज़रूर काम करेंगे और हम लोगों को जो है मैन पावर मिलेगी, और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग पे हम लोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनको हमने लिखा है कि जो भी, चाहे वो नर्सिस हो चाहे टेक्नीशियन हो, जब उनकी भर्ती हो उसके साथ ही उनकी जो स्किल एनहांसमेंट है उस पर काम करना चाहिए 1 महीना, उसके बाद ही हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। तो इस पे भी काम हम लोग कर रहे हैं, ट्रेनिंग पार्ट पे। तो इसी तारतम्य में यदि हम जैसे मैन पावर के क्राइसिस से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी ग्लोबल लेवल पे HMVP वायरस की चर्चा हो रही है, और निश्चित रूप से पूरा विश्व या कि देश जो है इस चुनौती के सामना करने के लिए तैयार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। एम्स की क्या तैयारी है इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दो आपके इस प्रश्न का 2 हिस्सों में आंसर दूंगा। पहली बात तो ये कि ये एक प्रकार का वायरस है जो किसी भी तरीके अन्य वायरसों की तरीके से है, और ये सीजन जो है वो इस तरीके के वायरस के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो ये वायरस ऐसा है कि जो
जिसका संक्रमण जल्दी से हो जाता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसमें हमारे यहाँ मरीज़ फीवर और जुकाम को लेके